अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं अबाउट डेली करंट अफेयर्स, यानी कि 25 नवंबर, जी हाँ 25 नवंबर की तारीख से जुड़े उन सभी इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स की और हैपनिंग्स की जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग और अन्य सभी जरूरी गवर्नमेंट एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक साबित होंगे। इसीलिए इनको जानना और याद रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड्स, चल के देखते हैं आज की इस दिनांक से जुड़े अपने सभी जरूरी न्यूज फैक्ट्स। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नेशनल अफेयर्स की, यानी कि राष्ट्रीय मामलों की। द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑन ट्यूसडे लॉन्च्ड द सहकार प्रज्ञा, which is an innovative capacity building initiative जो कि किसानों से जुड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी एंटिटीज से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने भारत के कृषि सेक्टर और फार्मर्स की मदद के लिए प्रोडक्टिविटी को इनहांस करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि फार्मर्स जो कि प्राइमरी कोऑपरेटिव्स में काम करते हैं इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी अंडर द सहकार प्रज्ञा योजना बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि एनसीडीसी। एनसीडीसी जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री, ये डील करती है विद द अफेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अंडर द सहकार प्रज्ञा योजना 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रिपेयर किए जाएंगे नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए और स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए टू फार्मर्स वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ रूरल इकोनॉमी। द 45 डेडिकेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स will equip the cooperative societies to run their affairs in a professional manner. Market economy में competitive होने के लिए और अपने products को सही तरीके से सेल करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। The सहकार प्रज्ञा योजना also embodies enhancing NCDC's training capacity by 18-fold, यानी कि multiple times expand करेगा NCDC की training capacity to the farmers। किस प्रकार से? By establishing an elaborate network, यानी कि एक विस्तृत नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके माध्यम से 18 रीजनल सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे कंट्री में बाय द डेडिकेटेड लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेटअप एंड फुल्ली फंडेड बाय द एनसीडीसी। वर्तमान में भारत में लगभग 290 मिलियन सदस्यों के साथ तकरीबन 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों का नेटवर्क स्थित है। देश में 34% किसान कम से कम एक सहकारी समिति के सदस्य तो हैं ही जरूर। सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव्स किसानों को कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्रों में जोखिम को कम से कम करने और बेईमान व्यापारियों द्वारा शोषण के खिलाफ ढाल के रूप में काम करने की ताकत देते हैं। अब अगर बात करी जाए एनसीडीसी की कि आखिर क्या है आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इसकी स्थापना करी गई थी 13 मार्च 1963 में और इसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में स्थित हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1963 एज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन व्हिच वर्क्स अंडर द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। द सोर्सेस ऑफ फंड्स ऑफ एनसीडीसी इंक्लूड्स इंटरनल एक्रूअल्स, मार्केट बोरोइंग्स एंड एलोकेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंटरनेशनल असिस्टेंस। उद्देश्य क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? उद्देश्य है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इंडस्ट्रियल गुड्स एंड अदर नोटिफाइड आइटम्स। जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं एनसीडीसी के लिए वो है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं, और एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं सुंदरदीप कुमार नायक। एनसीडीसी एक मेजर इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑपरेटिव्स है और इसके द्वारा एक मिशन शुरू किया गया है सहकारी 22, जिसका उद्देश्य है टू डबल फोल्ड द फार्मर्स इनकम्स बाय वर्ष 2022। अब चल के देखते हैं कौन सी है आज राष्ट्रीय मामलों में हमारी दूसरी लीडिंग न्यूज, और ये संबंध रखती है इंडिया और अफगानिस्तान से कि किस प्रकार इंडिया ने अनाउंस किया है मेजर हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट स्कीम्स का जो $80 मिलियन की वर्थ हैं फॉर अफगानिस्तान। द 2020 अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, फ्रॉम 23 से 24 नवंबर 2020, और ये वर्चुअल फॉर्मेट
फॉर्मेट में करी गई थी। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था एट द कॉन्फ्रेंस, और कॉन्फ्रेंस को को होस्ट किया था यूनाइटेड नेशंस ने, गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान ने एंड द गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड ने। इंडिया ने अनाउंस किए कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान की बढ़ोतरी के लिए ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस, जिनमें से कई जरूरी इनिशिएटिव्स हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शतूत डैम व्हिच वुड प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू अबाउट 2 मिलियन रेजिडेंट्स ऑफ काबुल सिटी, काबुल जिसको कि आप अफगानिस्तान की राजधानी के रूप में जानते हैं। दिस डैम विल बी बिल्ट ऑन द 202 किलोमीटर फूले खुमरी ट्रांसमिशन लाइन व्हिच वाज बिल्ट बाय इंडिया इन वर्ष 2019 टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू काबुल सिटी। यानी कि बहुत महत्व है इन इनिशिएटिव्स का जो इंडिया द्वारा अनाउंस किए गए हैं फॉर द इकोनॉमिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स नेबर एंड फ्रेंडली स्टेट अफगानिस्तान। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्च किया जाएगा फेज 4 ऑफ द हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अफगानिस्तान, जो इन्वॉल्व करता है मोर देन 100 इनिशिएटिव्स एंड प्रोजेक्ट्स, जिनकी कीमत है तकरीबन $80 मिलियन, जो इंडिया फाइनेंस और अंडरटेक करेगी फॉर अफगानिस्तान बेटरमेंट। अब अगर अफगानिस्तान देश के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए फ्रेंड्स, तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि अफगानिस्तान, जिसको कि ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान भी कहा जाता है, वो 37th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, जिसका एरिया है 6,52,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक। इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ एशिया, जिसकी राजधानी है काबुल सिटी। प्रेसिडेंट है इस कंट्री के अशरफ घानी और करेंसी है इनकी अफगान। अफगानिस्तान 6 अलग अलग कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो इंक्लूड करते हैं तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और चाइना। ये भी आप जानते होंगे कि अफगानिस्तान विश्व प्रसिद्ध है अपने अनारों के लिए। कहा जाता है काबुली अनार विश्व के सबसे स्वादिष्ट और सबसे बढ़िया क्वालिटी के अनार होते हैं, और अपने ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के लिए भी अफगानिस्तान विश्व प्रसिद्ध है। बुस्कशी नाम का खेल अफगानिस्तान का नेशनल गेम है, जो कि घुड़सवारी और हंटिंग से संबंधित है। विद दिस चल के देखते हैं कौन सी अगली खबर है हमारे पास, और ये खबर है इंटरनेशनल अफेयर्स यानी कि अंतरराष्ट्रीय मामलों के सेगमेंट से। और द जॉइंट ट्रेड कमिटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार वाज होस्टेड। द 7th जॉइंट ट्रेड कमिटी मीटिंग इंडिया और म्यांमार के बीच में करी गई वर्चुअल मोड के थ्रू। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक के चलते सभी इंटरनेशनल कमिटी और समिट्स आजकल वर्चुअल फॉर्मेट में होती हैं ऑन अ वेरी नो कॉन्टैक्ट बेसिस। तो ये करी गई थी 24 नवंबर 2020 को, और मीटिंग को को चेयर किया था डॉक्टर थिन मिंट ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स म्यांमार हैं, और श्री पीयूष गोयल जी ने, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। दोनों साइड्स ने बातें की, कई सारे बायलैटरल इश्यूज को डिस्कस किया, जो कि कई सेगमेंट से संबंधित हैं, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग और अपग्रेडेशन ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जानते हैं कि आजकल के चेंजिंग इन्वायरमेंटल और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कितना जरूरी है इंडिया और म्यांमार के बीच का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। विद दिस इन माइंड और भी कई सारी बातों पे डिस्कशन किया गया इन दिस कॉन्फ्रेंस, और दोनों साइड्स ने रिव्यू किया कि कितना प्रिपेयर्ड है वो चैलेंजेस से डील करने के लिए, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते दोनों देशों के सामने, इनफैक्ट सभी देशों के सामने विश्व भर में आ रहे हैं। दोनों ने कोऑपरेशन एक्सपैंड करने की बात करी इन द सेक्टर्स सच एज फार्मा एंड हेल्थ केयर एंड इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं हैं और दोनों ही विश्वास रखती हैं ट्रेडिशनल और ऑल्टरनेट मेडिसिन में कोविड पेंडेमिक के चलते, जबकि मेन स्ट्रीम एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स भी कई बार लाभदायक साबित नहीं हो रहे हैं। इसलिए मेडिसिन और फार्मा सेक्टर्स में डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी थे और बहुत इंपैक्टफुल थे, जो दोनों कंट्रीज के बीच करे गए। अब अगर इंडिया और म्यांमार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी जाए, तो आप सभी जानते हैं कि म्यांमार इज द ओनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री दैट शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये स्ट्रेच करता है तकरीबन 1624 किलोमीटर तक। इन दोनों कंट्रीज यानी कि दोनों ही पड़ोसी देशों में मैरीटाइम बाउंड्री भी एग्जिस्ट करती है, जो कि 725 किलोमीटर तक है इन द बे ऑफ बंगाल। दोस्तों थोड़ी सी चर्चा इस पे भी कर लेते हैं कि किस प्रकार भारत और म्यांमार कई अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन फोरम्स का भी हिस्सा हैं, जैसे कि जाना माना बिम्स्टेक। आप याद रखिएगा कि म्यांमार बना था बिम्स्टेक का हिस्सा इन दिसंबर 1997। म्यांमार इज अ सिग्नेटरी टू द बिम्स्टेक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। म्यांमार इज द लीड कंट्री फॉर एनर्जी सेक्टर एंड इट ट्रेड्स मोस्टली विद थाईलैंड एंड इंडिया इन द बिम्स्टेक रीजन। म्यांमार के मेजर एक्सपोर्ट्स जो इंडिया तक आते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक बीन्स, पल्सेस, मेज एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज
टीक एंड हार्डवुड्स, और इंपोर्ट भी करता है म्यांमार इंडिया से कई जरूरी आइटम सच एज केमिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। अपार्ट फ्रॉम बिम्स्टेक, दोनों देशों के बीच एक और कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। इसके बारे में भी हमारे दोस्तों ने अवश्य ही सुना होगा क्योंकि बहुत जरूरी है इस पे बेस्ड फैक्ट्स आपके सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई स्मॉल डिटेल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप याद रखिए कि म्यांमार हैज आल्सो बीन अ मेंबर ऑफ द मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, जिसको कि शॉर्ट में MGC भी कहा जाता है, सिंस इट्स इंसेप्शन इन नवंबर 2000। MGC एक इनिशिएटिव है 6 देशों का, इंक्लूडिंग इंडिया एंड 5 ASEAN countries, namely Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam, for cooperation in the fields of tourism, education, culture, transport and communication. The chairmanship of MGC is assumed by the member countries in an alphabetical order. With this, अब चल के देखते हैं दोस्तों कौन सी अगली खबर हमारे पास है जो बहुत जरूरी है इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज, और ये है कि किस प्रकार चाइना ने लॉन्च किया अपना हिस्टोरिक चैंग-ई 5 मिशन टू कलेक्ट एंड रिटर्न सैंपल्स फ्रॉम द मून। जी हाँ, 24 नवंबर 2020 को चाइना ने लॉन्च किया अपना हिस्टोरिक मिशन चैंग-ए 5। इसका उद्देश्य था कलेक्ट करना लूनर सैंपल्स, यानी कि चंद्रमा से उठाए हुए कुछ सैंपल्स को एकत्रित करना। द स्पेसक्राफ्ट चैंग-ए 5 वाज लॉन्च्ड ऑन चाइनाज इंडिजिनस लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट फ्रॉम वेनचैंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट ऑन द कोस्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न आइलैंड प्रोविंस ऑफ हाइनान प्रोविंस। ये बात आप जरूर याद रखिए क्योंकि ये इस फैक्ट से संबंधित एक बहुत क्रूशियल डिटेल है फ्रेंड्स। ये चाइना का पहला अटेम्प्ट है टू टेक सैंपल्स फ्रॉम एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मून सैंपल मिशन इन मोर देन 40 इयर्स, यानी कि कई वर्षों के बाद पहला इस तरह का मिशन लॉन्च किया गया है टू रिसीव मून सैंपल्स। अब आज तक बस 2 देशों ने, यानी कि यूएस और सोवियत यूनियन ने सफलता प्राप्त की है लूनर सैंपल को एकत्रित करने में। द लास्ट मिशन of such nature was undertaken by Soviet Union's Luna 24 in 1976. चाइना का स्पेसक्राफ्ट कलेक्ट करेगा और वापस लौटाएगा ये सभी सैंपल्स चंद्रमा से धरती तक। अगर सक्सेसफुल हो गया तो चाइना सिर्फ तीसरा ऐसा देश बन पाएगा जो लूनर सैंपल कलेक्ट करने में 100% सक्सेसफुल रहा हो। अब अगर चाइना के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए तो आप जानते हैं कि चाइना की कैपिटल बीजिंग है, और आप ये भी जानते होंगे कि करेंसी है यहाँ की रेनमिनबी, और आप ये भी अवश्य याद रखिएगा कि शी जिनपिंग करेंटली चाइना के प्रेसिडेंट का पद संभाल रहे हैं। विद दिस फ्रेंड्स, अब चल के देखते हैं व्हिच इज द अदर सेगमेंट दैट वी नीड टू टॉक अबाउट टुडे, और ये एसोसिएटेड है बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी कि बैंकिंग और वित्तीय संबंधित समाचारों से। यहाँ लीडिंग न्यूज आज की है कि किस प्रकार पबजी, एक ऐसा जाना माना और लोकप्रिय गेम जिसको कि बैन करने से सभी लोगों में बहुत खलबली मच गई थी और बहुत ज्यादा इंतजार था लोगों में कि कब भारत सरकार दोबारा अनुमति देगी इंडिया को इस तरह की गेम को लॉन्च करने की, क्योंकि आप जानते हैं कि किस प्रकार कई चाइनीज ऐप समाप्त कर दिए गए, बंद कर दिए गए। तो इसी प्रकार गवर्नमेंट ने रिसेंटली पबजी गेम भी बैन कर दिया था, लेकिन अब द पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज नाउ अ रजिस्टर्ड एंड अ लेजिटिमेट कंपनी इन इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज गिवन अप्रूवल टू पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक ऐसी खबर है जिसमें बहुत खुशी और बहुत ज्यादा उत्साह भरा है कई लोगों के अंदर जो इस गेम को बहुत सिंसियरली फॉलो कर रहे थे, और द कंपनी इज already now listed on the ministry's website with a valid corporate identity number, जिसको कि हम CIN कहते हैं। Registered office of the company is in Bengaluru, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, और the directors of the Indian company are Kumar Kishan Iyer and Yunil Sohan. The company was incorporated on 21st November 2020 in Karnataka with a paid up capital of rupees 5 lakh. Previously, आपको जैसा मैंने अभी बताया, on the orders of MEITY, PUBG और कई सारे अन्य चाइनीज ऐप बंद कर दिए गए थे because of the rising fears of internal security and the cyber crimes associated with this issue. With this, अब चल के देखते हैं कि खेल की दुनिया से संबंधित कौन से हैं आज हमारे पास लीडिंग समाचार। और इन टेनिस, डैनियल मेडवेडेव जो कि रशिया से हैं, उन्होंने हराया ऑस्ट्रियन डोमिनिक थीम को to win the 2020 ATP Tour finals held in London. The 24-year-old will finish the year at 4th position in the world ranking, जो कि एक बहुत जाना माना अचीवमेंट है जिसको कि आप याद रखिएगा। और इन द डबल फाइनल्स, डच क्रोएशियन डियो वेस्ले कूलहॉफ एंड निकोला
टिक ने क्लेम किया अपना पहला खिताब बाय डिफीटिंग जुर्गेन मेल्जर एंड एडुआर्ड रॉजर वेसलिन। तो ये कुछ खबरें हैं जिनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और क्योंकि बात हो रही है एटीपी टूर फाइनल्स की, तो ये भी मैं आपको बता देना चाहूंगी कि एटीपी फाइनल्स 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बाद वार्षिक पुरुषों के टेनिस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्तर होता है। सप्ताह भर चलने वाला ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष लंदन में होल्ड किया जाता है, यानी कि लंदन के O2 एरेना में। लेकिन 2021 में ये टूर्नामेंट शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम लंदन टू ट्यूरिन, जो कि इटली में स्थित है। विद दिस अब चल के देखते हैं कौन से लीडिंग पर्सनालिटीज हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं और कौन सी लेटेस्ट बुक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नर वजुभाई वाला ने प्रेजेंट किया डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनररी डॉक्टरेट इसरो के चेयरमैन के सिवन जी को। द विश्वेश्वरा टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये ऑनर इनके ऊपर ग्रांट किया गया। अब अगर थोड़ी सी चर्चा और कर ली जाए वी सिवन के ऊपर, तो फ्रेंड्स आप जरूर याद रखिएगा कि वी सिवन जो अभी इसरो के चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं, इस पद के पहले ये डायरेक्टर रह चुके हैं ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड ऑफ द लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम्स सेंटर। इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंडर इसरो ने लॉन्च किया था चंद्रयान 2, which was the second mission to moon on July 22nd, 2019। इनको कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड इन 2019, IEEE साइमन रेमो मेडल शेयर्ड विद बायरना एंड सुरेश इन 2020 और वॉन कर्मन अवार्ड जो कि दिया जाता है बाय इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स इन द ईयर 2020। अब अगर इसरो के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि इस पे बेस्ड सवाल भी आपके एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और पूछे आगे भी जा सकते हैं, तो आप अवश्य याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु सिटी, जो कि कर्नाटका स्टेट की राजधानी है। इसरो ऑपरेट करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि डायरेक्टली ओवरसी किया जाता है प्रधानमंत्री ऑफ भारत के द्वारा। और इनके चेयरमैन यानी कि इसरो के चेयरमैन ऑल्सो एक्ट्स एज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको कि हम इनकोस्पार के नाम से जाना करते थे, वो स्टैब्लिश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि DAE इन द ईयर 1962। लेकिन विक्रम साराभाई के सुझाव के अनुसार इनकोस्पार ग्रू, इट एक्सपैंडेड एंड लेटर इट बिकेम द इसरो इन द ईयर 1969। तो इस वर्ष को जरूर ध्यान में रखिएगा कि किस प्रकार 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। विद दिस अब चल के देखते हैं दोस्तों कौन सी किताबें आज चर्चा में हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनवेल की हैं, यानी कि अनावरण किया है 2 किताबों का। उनमें से एक है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और दूसरी है लोकतंत्र के स्वर। ये दोनों ही किताबें कलेक्शन है, यानी कि एक संग्रह है ऑफ द स्पीचेस व्हिच वर मेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ड्यूरिंग द 3rd ईयर ऑफ हिज प्रेसिडेंसी। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि स्पीचेस हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की एंड द इनॉग्रेशन एंड द अनवेलिंग ऑफ द बुक्स वर डन बाय द डिफेंस मिनिस्टर। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने अनवेल करी ई वर्जन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द 2 बुक्स। ऑल द स्पीचेस इन दिस बुक यानी कि इस किताब में इनलिस्टेड सारी ही स्पीचेस रिफ्लेक्ट करती हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द कंट्री। ये कंप्राइज करती हैं स्पीचेस ऑन द country's effort to fight COVID-19 pandemic, where India is faring much better than many other countries to bravely defend its borders and its citizens from this deadly pandemic. With this अब चल के देखते हैं कि आज की तारीख को कौन सा जरूरी या महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। So please always remember friends कि every year 25th of November is associated with observing the International Day for Elimination of Violence Against Women by the United Nations General Assembly। हर वर्ष 25 नवंबर के दिन को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। The motive यानी कि उद्देश्य है to raise awareness on the fact that women all over the world आज भी बहुत ज्यादा अधीन हैं अलग अलग तरह के violence के, including rape, domestic violence and other forms of molestation। UN and the Inter-Parliamentary Union have encouraged the governments all over the world and international organizations as well as NGOs to organize different kind of activities
एक्टिविटीज टू सपोर्ट दिस डे एज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस। यानी कि जागरूकता बढ़ाना इसका मूल्य उद्देश्य है कि किस प्रकार औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को और वायलेंस को पूरी तरीके से रोकना बहुत आवश्यक है। हर ईयर इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की एक पर्टिकुलर थीम होती है और इस वर्ष यानी कि 2020 की थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट। लाइक इन द प्रीवियस ईयर्स यानी कि पिछले सालों की तरह ही आज का दिन शुरुआत करेगा 16 दिनों की, उन 16 दिनों की जब एक्टिविज्म किया जाता है, जो कि खत्म होगा 10 दिसंबर को, विच इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। क्योंकि सिर्फ एक दिन ही पूर्ण रूप से काफी नहीं है इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे को एड्रेस करने के लिए, औरतों के खिलाफ हो रहे घृणात्मक मोलेस्टेशन और सब्जुगेशन को रोकने के लिए। अगर बात हो रही है जरूरी थीम्स की इस दिन से एसोसिएटेड, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट इस वर्ष यानी कि 2020 की थीम है। सिमिलरली 2019 की थीम थी ऑरेंज द वर्ल्ड, जनरेशन इक्वालिटी स्टैंड्स अगेंस्ट रेप। 2018 की थीम थी ऑरेंज द वर्ल्ड, हियर मी टू, और 2017 की थीम थी लीव नो वन बिहाइंड, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। विद दिस अब चल के देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज हमारे पास हैं डिस्कशन करने के लिए, एक ऐसे सेगमेंट से जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स यानी कि कुछ जरूरी और चर्चित राष्ट्र इंस्टीट्यूट जो कि भारत के विभिन्न यानी कि अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में स्थित हैं और हर कोई एक स्पेशलाइज्ड रिसर्च फंक्शन करता है देश के डेवलपमेंट के लिए। दीज इंस्टीट्यूट्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और इंस्टीट्यूट्स हैं ये, जो ना कि सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बल्कि नई नई तरह की खोजों में भी योगदान देते हैं फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो चल के देखते हैं दोस्तों कौन से हैं ये जरूरी इंस्टीट्यूट्स। आप अवश्य याद रखिएगा कि कहां स्थित हैं ये सारे इंस्टीट्यूट्स। और पहला इंस्टीट्यूट हमारा है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बैंगलोर में स्थित है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया था सीवी रमन जी के द्वारा एंड इट इज वन सच इंस्टीट्यूट जहां सीवी रमन ने अपने आखिरी समय तक फिजिक्स से संबंधित कई खोजों पे काम किया। अगर बात करी जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की, तो ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है अबाउट वाटर जो कि बेलगाम रुड़की में स्थित है। सिमिलरली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है, जहां पे फॉरेस्ट से एसोसिएटेड कई रिसर्च करी जाती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, डिफरेंट काइंड ऑफ सैपलिंग्स एंड एनिमल्स से संबंधित पॉलिसी के ऊपर रिसर्च करी जाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, जहां पे विभिन्न तरह की भारत में जो सॉइल सैंपल्स पाए जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में पाई जाने वाली ब्लैक सॉइल हो, नॉर्थ ईस्ट की लेटरीट सॉइल हो, उत्तर भारत की एलुवियल सॉइल हो या फिर राजस्थान की डेजर्ट सॉइल हो, अलग अलग तरह की सॉइल्स किस प्रकार से अलग अलग के क्रॉप को प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं, अलग अलग सॉइल किस तरह से मैनेज करी जाती हैं, किस प्रकार से ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सभी मुद्दों पर रिसर्च और स्टडी की जाती है यहाँ। एंड इट इज सिचुएटेड इन भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है। सिमिलरली अगर बात की जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च की, तो ये कैलीकट में स्थित है और कैलीकट का नाम तो भारत के इतिहास से जुड़ा ही हुआ है कि आप जानते हैं किस प्रकार से इट वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट सिटीज जहां पे फॉरेन सेटलमेंट हुआ था भारत में। और क्योंकि भारत अपने स्पाइसेस के लिए विश्व प्रसिद्ध है, न कि सिर्फ उनके कलनरी इस्तेमाल के लिए बल्कि ऑल्सो उनके औषधिक इस्तेमाल के लिए, किस प्रकार से विभिन्न तरह के भारत में पैदा होने वाले स्पाइसेस भारत के एक्सपोर्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और किस प्रकार से इंडिजिनसली भी इनका यूज किया जाता है इन डिफरेंट यूसेजेस ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो द इंस्टीट्यूट इज वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट एंड इट इज इंस्टीट्यूट इन कैलीकट। अब अगर बात की जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर की, तो ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है जो कि चेन्नई में स्थित है, जो आप जानते हैं कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के ऊपर, तो ये गोवा में स्थित है, क्योंकि गोवा आप जानते हैं अपने बीचेस के लिए प्रसिद्ध है और इस प्रकार से कई सारे वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है, उन पे रिसर्च की जाती है और किस प्रकार से ये टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, इस बात को आप कभी ना भूलिए। सिमिलरली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, सो इट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद व्हिच इज इन आंध्र प्रदेश। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, तो ये कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में एक शहर है वहां पर स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च यानी कि विभिन्न प्रकार के भारत में जो पल्सेस उगाए जाते हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाती है एंड व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल मार्केट प्रैक्टिस इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पल्सेस, व्हाट इज द कंजम्पशन, हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड व्हिच काइंड ऑफ पल्सेस ग्रो वेल इन व्हिच रीजन ऑफ द कंट्री। इन सभी मुद्दों पे पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च के लिए ये इंस्टीट्यूट बहुत प्रसिद्ध है।
अपने सभी आज के न्यूज इवेंट्स को डिस्कस करने के बाद अब थोड़ा चल के देखा जाए दोस्तों कि कौन से क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सिचुएटेड? कहां है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का मुख्यालय स्थित? ऑप्शंस आपके पास हैं, ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी न्यू दिल्ली या फिर डी पुणे। अगला सवाल कहता है, वेयर वाज द 2020 अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? कहां किया गया था 2020 का अफगानिस्तान सम्मेलन आयोजित? ऑप्शंस हैं, ए लंदन, बी काबुल, सी इस्लामाबाद या फिर डी जेनेवा। सिमिलरली अगला प्रश्न पूछता है, व्हिच कंट्री हैज लॉन्च्ड द स्पेसक्राफ्ट चैंग-ए 5? चैंग-ए 5 स्पेसक्राफ्ट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शंस है, ए जापान, बी चाइना, सी रशिया या फिर डी साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इन व्हिच ईयर वाज इसरो एस्टैब्लिश्ड? इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष किया गया था स्थापित? ऑप्शंस आपके पास हैं, ए 1989, बी 1969, सी 1970 या फिर डी 1968। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स सिचुएटेड? कहां है राष्ट्रीय जल खेल संस्थान स्थित? ऑप्शंस है, ए मुंबई, बी गोवा, सी पुदुचेरी या फिर डी कन्याकुमारी। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, लोकतंत्र के स्वर is a compilation of whose speeches? किनके भाषणों का संकलन है लोकतंत्र के स्वर? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी राजनाथ सिंह, सी प्रतिभा पाटिल या फिर डी रामनाथ कोविंद। विद ऑल दीज क्वेश्चंस एंड ऑल दीज इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स, हम आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि फ्रेंड्स आपको बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक लगा होगा आज का ये सेशन। अगर आपको इससे मदद मिली हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि तभी पहुंचेंगे हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी आपके पास। विद दिस आई sincerely thank all of you for being a part of today's session.